हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम वंशानुक्रम और वातावरण अर्थात हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की चर्चा करेंगे। देखिए, दोनों ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, और सीटेट की दृष्टि से जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साल यहाँ से जो है एक क्वेश्चन पेडागोजी में आता है, जो कि एक क्वेश्चन पेडागोजी में आता है और एक क्वेश्चन जो हमारे सीडीपी के अंदर आता है। मतलब एक क्वेश्चन सीडीपी के अंदर और एक क्वेश्चन जो है किसी अन्य सब्जेक्ट जो है उसकी पेडागोजी के अंदर यहाँ से हमें देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर हमारे 2 क्वेश्चन हुए, तो जो कि हमारे सीटेट की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम हेरिडिटी की, कि हेरिडिटी होते क्या है। देखिए, हेरिडिटी की अगर हम बात करें तो जब आनुवंशिक गुण आँख, नाक, रंग, चिंतन, लंबाई, बुद्धि आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं तो उसे हम आनुवंशिकता या फिर वंशानुक्रम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके आँख है, नाक, रंग, चिंतन, मतलब कि आपकी नाक जैसी भी है वो कैसी है, या तो आपकी माँ से मेल खाती होगी या आपके पिता से मेल खाती है। उसी तरीके से आपके आँख हो गए, नाक हो गए, रंग माता पिता से, दादा दादी से, यहाँ तक कि नाना नानी से भी जो है मेल खाते हैं, लेकिन बहुत कम वहाँ तक, ज़्यादातर जो है माता पिता से मेल खाते हैं। अब कैसे, जैसे कि पहले पीढ़ी जो मान लीजिए आपकी माँ है, तो माँ के गुण आते हैं, पहली पीढ़ी के माता पिता के गुण जो आते हैं वो आते हैं 50% गुण बच्चों में आते हैं। उसके बाद दादा दादी के 25% आते हैं, नाना नानी के 12.5% आते हैं। कहते हैं ना कि जो ये जन्म होता है वो पिछली 60 पीढ़ियों से मिलकर के बना है, तो पिछली 7 पीढ़ियों तक के जो है हमें गुण पाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावी किसके होते हैं, हमारे माता पिता के गुण होते हैं। जैसे कि आँख, नाक, रंग, चिंतन, लंबाई, बुद्धि आदि जो होती हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब ट्रांसफ़र होती हैं तो उसे हम आनुवंशिकता या फिर वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है, ये इनका ट्रांसफ़र होना ही, इनका जो अगली पीढ़ी में जाना ही वंशानुक्रम है। आनुवंशिकता को अर्थात वंशानुक्रम को सबसे अच्छी चीज़ के रूप में देखा जा सकता है जो एक सीमा का आधार निर्धारित करती है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति का विकास वास्तव में पर्यावरण के समर्थन और अवसरों द्वारा आकार लेता है। अब मतलब कि वंशानुक्रम तो हमारे जीन्स है, मतलब माता पिता के, जैसे कि आँख, नाक, रंग, चिंतन, ये ट्रांसफ़र तो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, लेकिन इनको भी ट्रांसफ़र होने के लिए वातावरण की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बिना वातावरण के ये भी एक दूसरे में वास्तव में पर्यावरण के समर्थन और अवसरों द्वारा आकार लेता है। मतलब कि पर्यावरण जैसा होगा, वातावरण जैसा होगा, उसी के अनुसार ये जो है परिवर्तित हो जाते, परिवर्तित तो नहीं होते लेकिन उसी के अनुसार ये अपना विकास करते हैं, आगे बढ़ते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। ठीक है, अब बात करते हैं हम एनवायरनमेंट की। देखिए, एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट को हम वातावरण कहते हैं, वातावरण पर्यावरण। पर्यावरण शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ चारों ओर, और आवरण का मतलब चारों ओर का जो हमारे माहौल है, तो चारों ओर का माहौल जो है उसे ही हम जो है पर्यावरण कहते हैं। इसका अभिप्राय है हमारे चारों तरफ का माहौल, जैसे घर, स्कूल, परिवार, पड़ोसी, भोजन आदि। यही बात मैंने अभी कही कि परि एनवायरनमेंट क्या होता है, पर्यावरण। पर्यावरण शब्द परि प्लस आवरण से मिलकर बना है, परि का अर्थ चारों ओर, आवरण मतलब कि माहौल। तो हमारे जो चारों तरफ का माहौल है, घर है, स्कूल है, परिवार है, पड़ोसी हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, जो भी हैं वो सब पर्यावरण के अंदर आते हैं, पेड़ पौधे भी पर्यावरण के अंदर आएंगे। ठीक है, पर्यावरण जो होता है वो हमेशा डायनामिक चेंजेबल होता है। अब पर्यावरण हमेशा चेंज होता रहता है। हम कहीं, जैसे अब हम आज जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे आज अलग पड़ोसी है, मान लीजिए हो सकता है 2 महीने पे वहाँ कोई नया पड़ोसी आ जाए, तो पर्यावरण परिवर्तनशील हो गया। आज हम इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, हो सकता है हम अगले दिन किसी और स्कूल में पढ़ें। आज हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है हम सीटेट क्लियर करने के बाद टीचर की तैयारी करेंगे। तो एनवायरनमेंट क्या है, डायनामिक है, परिवर्तनशील है, चेंजेबल है, फिक्स नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मानव विकास जो होता है दोनों का, अर्थात वंशानुक्रम और वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान है। मानव विकास में वंशानुक्रम का भी और वातावरण दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कैसे होता है, अर्थात जो मानव का विकास होता है वो हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट होता है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट मतलब कि वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है, क्यों विकास होता है जो। अब गुणनफल से क्या मतलब है, कि मतलब कि हेरिडिटी है अगर कम है किसी में तो उसमें वातावरण का प्रभाव ज़्यादा होगा, और किसी में वातावरण का प्रभाव ज़्यादा है तो हेरिडिटी का प्रभाव कम होगा। मतलब कि कुल मिला के अभी मान लीजिए हमें 20 गुणा 5 करना है और गुणनफल हमारा हमेशा 100 आए। ठीक है,
गुणनफल क्या आए, हमेशा ही 100 आए। तो 100 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जरूरी थोड़ी है कि 20 पंजे 100 ही करें, हम 25 चौके 100 भी कर सकते हैं। मतलब कि हेरिडिटी कम होगी। अगर हेरिडिटी बढ़ाएं 20 को अगर हम 25 कर दें तो यहाँ पे एनवायरनमेंट कम हो जाएगा। 25 चौके भी तो 100 कर सकते हैं, 50 दूनी भी 100 कर सकते हैं। एक ही ऑप्शन नहीं है हमारे पास में कि 100 कैसे लाएं, 20 पंजे 100, 25 चौके 100 कर सकते हैं और 50 दूनी 100 कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल होता है। विकास जो होता है ये एक स्थिर स्टेज है, मतलब कि ये परिवर्तनशील नहीं है। वैसे तो विकास जो परिवर्तनशील होता है, लेकिन अगर गुणनफल की तरीके से देखा जाए तो ये एक अचर हो जाता है। ये दोनों जो है परिवर्तनशील हो जाते हैं, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा और एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने हेरिडिटी और एनवायरनमेंट समझ लिए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे की। देखिए अब आता है लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। अब लिंग निर्धारण क्या होता है कि हमारे जो मानव है, मानव में मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 46 होती है, अर्थात वो 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े होते हैं, या तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 46, या फिर वो 23 जोड़े होते हैं। गुणसूत्र अब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अब 46 जो गुणसूत्र हैं उनमें दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। एक तो होता है अलिंग गुणसूत्र जिसे हम ऑटोसोम क्रोमोसोम कहते हैं, और दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम होता है। अब अलिंग गुणसूत्र की अगर हम बात करें तो अलिंग गुणसूत्र की संख्या जो है महिला और पुरुष दोनों में समान होती है, और इनकी संख्या 44 अर्थात 22 जोड़ी होती है। मतलब कि महिला हो चाहे पुरुष हो, सब में जो है 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो समान होने हैं, अर्थात 22 जोड़ी गुणसूत्र तो समान होते हैं, जिन्हें हम एलिंग गुणसूत्र कहते हैं। एलिंग गुणसूत्र से हमारा जो लिंग का निर्धारण नहीं होता कि लड़का है कि लड़की है, मतलब कि दोनों में समान होते हैं तो लिंग का निर्धारण नहीं होगा। नाम से ही पता लग रहा है एलिंग। एलिंग मतलब कि ए का अर्थ होता है नहीं, जो लिंग नहीं हो, जिससे लिंग का पता नहीं चले, वो होता है अलिंग गुणसूत्र। ठीक है, तो उनकी संख्या कितनी होती है 44 होती है, 22 जोड़े होते हैं। लिंग गुणसूत्र जिसके लिंग का निर्धारण का पता चले, सेक्स क्रोमोसोम, इनकी संख्या 2 गुणसूत्र होती है या फिर एक जोड़ी पाए जाते हैं, या तो 44 और 2 46। तो 2 गुणसूत्र तो कैसे होते हैं लिंग गुणसूत्र। अब लिंग गुणसूत्र जो होते हैं महिला और पुरुष दोनों में अलग अलग पाए जाते हैं। अब जैसे कि शरीर में 2 तरह के लिंग गुणसूत्र होते हैं। अब जैसे कि महिला है तो महिला में तो पाए जाएंगे XX। XX कैसे पाए जाएंगे 44 प्लस XX, तो 44 गुणसूत्र तो अलिंग हो गई, और XX 2 और गुणसूत्र पाए जाएंगे लिंग गुणसूत्र। और पुरुष में पाए जाएंगे 44 प्लस XY क्रोमोसोम पाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिटर्मिनेशन सेक्स का है वो इस तरीके से होता है। अब अगर इन गुणसूत्रों से देखा जाए कि लड़का और लड़की का उत्पन्न कैसे होती है, लड़का और लड़की कैसे बनती हैं, किस तरीके से उनमें गुणसूत्रों की संख्या होगी, तो वो देखते हैं। देखिए मेल है तो यहाँ पे मेल जो है उसमें XY क्रोमोसोम है, और यहाँ पे मेल लिखा हुआ है, मेल दर्शाया हुआ है। और फीमेल है तो उसमें कैसे गुणसूत्र होते हैं XX होते हैं। ठीक है, अब पिताजी है यहाँ पर, इसमें कैसे गुणसूत्र हैं XY है। ठीक है, और महिला जो है इसमें XX है। ठीक है, अब पिता का X गुणसूत्र लेते हैं और माता का भी X गुणसूत्र लेते हैं। अगर माता और पिता दोनों को XX गुणसूत्र लेंगे तो क्या बनेगा XX। XX जब गुणसूत्र होंगे तो वो क्या बनेगा, क्योंकि माता में भी XX गुणसूत्र है तो यहाँ पे पुत्री उत्पन्न होगी, जिसमें कैसे गुणसूत्र होंगे 44 प्लस XX, क्योंकि 22 गुणसूत्र इसके और 22 गुणसूत्र इसके, तो 44 प्लस XX गुणसूत्र आएंगे। मतलब कि जो 44 गुणसूत्र हैं वो तो समान होते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है, जब तो X क्रोमोसोम पिता का आया, X क्रोमोसोम ही माता का, X और X दोनों मिलेंगे तो XX और पुत्री उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अगर पिता का Y आ जाए गुणसूत्र और माता का X गुणसूत्र आ जाए तो फिर XY, तो लड़का उत्पन्न हो जाएगा। अगर पिता का X और माता का ये दूसरा वाला X आ जाए, अब यहाँ पे देखिए पहले पिता का ये X लिया और माता का भी पहले वाला X लिया तो XX पुत्री उत्पन्न हुई। फिर यहाँ पे पिता का Y ले लिया, लेकिन माता का पहले वाला गुणसूत्र ये वाला ही, जो पहला गुणसूत्र है वही लिया X में, तो पुत्र उत्पन्न हो गया। अगली बार में हमने पिता का पहला X गुणसूत्र लिया लेकिन माता का दूसरा X गुणसूत्र लिया, पिता का पहला माता का दूसरा X गुणसूत्र, तो XX लड़की उत्पन्न होगी XX से। अब यहाँ पे पिता का Y गुणसूत्र तो ले रहे हैं लेकिन माता का दूसरा गुणसूत्र X ले रहे हैं। यहाँ पे तो हमने
पहला x गुणसूत्र लिया है, लेकिन यहाँ पे दूसरा x वाला गुणसूत्र लेंगे और यहाँ पे x वही होगा, x वही होगा तो पुत्र उत्पन्न होगा। अगर हम देखें तो लड़कियाँ 2 उत्पन्न हुई और लड़के भी 2 उत्पन्न हुए, तो इसका मतलब कि 50-50% जो है कि 50% तो लड़का उत्पन्न होने की उम्मीद है और 50% ही लड़की उत्पन्न होने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर के जो इनका अनुपात है वो कितना हो जाता है, 1:1, मतलब कि एक लड़का और एक लड़की अनुपात के रूप में उत्पन्न होने की संभावना होती है कि लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन कंप्लीट हुआ। अब हेरिडिटी की तरफ से जो कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है हेरिडिटी के, जो कि इस थ्योरी के साथ में पढ़े जाते हैं, तो वो है पहले प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। इसमें सबसे पहला जो आता है वो है प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन का सिद्धांत क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन। विपरीत गुणों का उत्पन्न होना, यानी तेज बुद्धि वाले माँ बाप के कम बुद्धि के बच्चे होना और कम बुद्धि वाले के तेज बुद्धि के बच्चे होना। अब मान लीजिए एक व्यक्ति डॉक्टर है, अब उस डॉक्टर है तो उस व्यक्ति के क्या हुआ कि उसके एक ऐसा बच्चा उत्पन्न हो गया जो कि मंद बुद्धि है। तो डॉक्टर बना तो उसकी तो बुद्धि कैसी है, एक्सपर्ट है, वो तो बहुत तेज बुद्धि वाला है, लेकिन उसके बच्चे की बुद्धि क्या हो गई, बिल्कुल विपरीत मंद बुद्धि हो गया। तो विपरीत गुणों का प्रत्यागमन, प्रत्या का मतलब होता उल्टा होना, विपरीत गुणों का संतान पैदा होना। वहीं एक कम बुद्धि वाला है जो भिखारी है, वो कुछ नहीं करता, उसकी मंद बुद्धि है, उसके पुत्र हुआ जो कि ऐसा हुआ कि वो आगे चल करके कलेक्टर बन गया। तो हुआ ना कि मंद बुद्धि माँ बाप के तो तीव्र बुद्धि वाला बच्चा होना और तीव्र बुद्धि वाले माँ बाप के कम बुद्धि वाले बच्चे होना। ठीक है, तो ये होता है प्रत्यागमन का सिद्धांत। डाल्टन की थ्योरी क्या कहती है, गाल्टन सिद्धांत, कि इसके अनुसार जब बच्चे में गुण पिछली पीढ़ी से भी ट्रांसफर होते हैं, जैसे दादा दादी से, ये गाल्टन का सिद्धांत या जीव गणना थ्योरी बायोमेट्री थ्योरी कहलाता है। अब हम जानते हैं, मैंने अभी आपको पहले बताया था कि बच्चा जो होता है उसमें जो है पिछली 7 पीढ़ियों तक के गुण आते हैं, पिछली 7 पीढ़ियों तक के गुण आते हैं। तो पिछली पीढ़ियों का दादा दादी है, नाना नानी है, उनका जब गुण पिछली पीढ़ियों का गुण अगली पीढ़ी में संतान में आए तो वो गाल्टन थ्योरी कहलाती है, यही गाल्टन ने बताया था। ठीक है, बीजमैन का सिद्धांत क्या कहता है कि माता पिता से प्राप्त बीजकोष कभी खत्म नहीं होता और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर ही चलता रहता है। अब मैंने आपको बताया कि संतान में वर्तमान में जो मान लीजिए आपकी पीढ़ी है, इसमें आपसे पहले की जो 7 पीढ़ी है उनका अंश है आप में, लेकिन प्रतिशत के रूप में कम होता चला जाता है। सबसे ज़्यादा प्रतिशत पूछा जाए तो माता पिता का होता है, परसेंटेज में 50% योगदान माता पिता का होता है, फिर 25% दादा दादी का, फिर 12.5% नाना नानी का। इसी तरीके से आगे जो है परसेंट में कम होता चला जाता है, लेकिन पिछली पीढ़ियों का बीजकोष समाप्त नहीं होता। क्या कहा है कि माता पिता से प्राप्त बीजकोष कभी समाप्त नहीं होता, चाहे वो कितना ही परसेंट कम हो, चाहे 1% हो, चाहे 0.1% हो, लेकिन वो अगली पीढ़ियों में जाता रहता है। यही बीजमैन का सिद्धांत है। बीजमैन का सिद्धांत मतलब कि बीज अर्थात बीज कभी ट्रांसफर होता हुआ नहीं रुकता, बीज कभी ना कभी ट्रांसफर अगली पीढ़ी में निरंतर ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत दिया है बीजमैन ने। ठीक है, अगला सिद्धांत है ग्रेगर जोहन मेंडल का सिद्धांत। तो ग्रेगर जोहन मेंडल का सिद्धांत जो इन्होंने ग्रेगर जोहन मेंडल ने अपने नाम पर ही दिया, और इस ग्रेगर जोहन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने आनुवंशिकता का प्रयोग किस पर किया था, मटर के पौधे पर किया था, और इन्होंने मटर के जो है 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पर प्रयोग करके आनुवंशिकता के नियम निर्धारित किए थे। इन्होंने जो प्रयोग किया था मेंडल ने आनुवंशिकता का, वो मटर के पौधे पर किया था। ठीक है, तो मटर का पौधे पर इन्होंने किस तरीके से प्रयोग किए थे वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने 7 जोड़ी विपर्यासी का मतलब एक दूसरे के अपोजिट जो है वो लक्षण लिए थे, और तब जा कर के इन्होंने जो आनुवंशिकता के नियम दिए थे। तो पहला है इन्होंने लिया था फली का रंग। फली का रंग कैसा होना चाहिए, प्रभावी लक्षण है और एक तरफ अप्रभावी लक्षण है। एक तरफ तो फली का रंग लिया हरा और दूसरी तरफ लिया पीला। तो जब इन दोनों में क्रॉस कराया गया तो सबसे पहले प्रभावी रंग से 50% जो है दोनों लक्षण उत्पन्न हुए, हरा भी और हरा और पीले का दोनों का संकर रंग उत्पन्न हुआ, मतलब कि दोनों से मिक्स एक नया रंग उत्पन्न हो गया। ठीक है, अगला है फली की आकृति। फली की आकृति एक इन्होंने फूली हुई ली और एक पिचकी हुई ली, सिकुड़ी हुई, मतलब कि एक सिकुड़ी हुई ली, एक फली, जैसे कि एक रोटी फूली हुई लो, एक आप बिना फूली हुई लो, तो दोनों में फर्क होता है। उसी तरीके से एक फली फूली हुई ली, एक फली सिकुड़ी हुई ली। ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने एक बीज का रंग लिया, एक पीले कलर का बीज लिया और एक हरे रंग का बीज लिया। ठीक है,
इसी तरीके से बीज की आकृति गोली और एक बीज की आकृति झुर्रीदार, मतलब प्रभावी लक्षण है गोल, फूला हुआ, पीला। पुष्प का रंग बैंगनी लिया, जबकि अप्रभावी लक्षण में श्वेत था। पुष्प की स्थिति में अक्षीय लिया प्रभावी लक्षण में, और अग्रस्त लिया अप्रभावी लक्षण में। पादप की लंबाई प्रभावी रूप से लंबा और अप्रभावी लक्षण बौना लिया। तो इन जब 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए और इन जब लक्षणों में क्रॉस करवाया गया, तो तब जाकर के जो है इन्होंने आनुवंशिकता के नियम निर्धारित किए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो हमारा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का टॉपिक जो है वो समाप्त होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप थ्योरी कंप्लीट करवा रहे हो, आप इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं डाल रहे, तो बस एक क्लास और आएगी इसके बाद में। उसके बाद में मैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो चालू कर दूंगा, उसकी क्लासेज, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, डेली की वीडियो डालूंगा अब मैं, तो डेली देखना। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जल्दी मैं प्रैक्टिस सेट जो है चालू करने वाला हूँ, 1-2 दिन में आपके लिए आप जो है वो क्लासें आने लग जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद।